देश के सर्वोच्च सम्मान का ऐलान और इस ऐलान के बाद भी सम्मान पर भी राजनीति शुरू हो गई। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न इसीलिए दिया गया, वो कोई श्रद्धावश नहीं दिया गया। श्रद्धा होती तो शायद शुरू में दे दिया जाता। और चौधरी चरण सिंह की पूरी राजनीति और जनसंख्या के जो आंकड़े रहे हैं वो सामने हैं, यही कर्पूरी जी के साथ हुआ, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक वो है। ये राजनीति में जो है, जो 50 साल से राजनीति में है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई। भारत रत्न की अगर बात की जा रही है कि 5 दे दिए गए हैं और आने वाले समय में कुछ और दिए जा सकते हैं चुनाव को देखते हुए, राजनीति को देखते हुए, तो मुझे लग रहा है कि इस वीर सावरकर को पहले दे दिया जाना चाहिए था। ये समय राहुल जी के लिए तो बैठ करके नेताओं से बात करने का, कौन कौन साथी है, कौन छूट के जा रहे हैं, वो सब काम करने की जरूरत थी। चुनाव 6 मार्च को शायद घोषणा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी केवल इस राम लहर के सहारे नहीं है, और ये जिस तरह के भारत रत्न दिए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, सारे प्रोग्रामों को, ये साबित करता है कि उनकी रणनीति में केवल राम लहर नहीं है। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी, वो शो जिसमें आपका मत बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा हमने कहा है कि अब इस शो में इस साल जो बदलाव है उसमें से एक बदलाव ये भी है कि आपकी राय, आपके सवाल इस शो का हिस्सा होने वाले हैं। और लगातार जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं, आज शो के शुरू में हम आपको बता दे रहे हैं कि जब आप इस शो को देखें तो कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और अपने सवाल खूब रखें ताकि अगले एपिसोड का हिस्सा आप भी बन सकें। अब इस शो की शुरुआत करते हैं। बीते एक हफ्ते में इस देश की राजनीति में काफी कुछ हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है देश के सर्वोच्च सम्मान का ऐलान। और इस ऐलान के बाद भी सम्मान पर भी राजनीति शुरू हो गई। कुछ ने कहा काफी देर से आया, तो कुछ ने कहा कि हमारे नेताओं को या कुछ और नामों को क्यों नहीं लिया गया। अब तक 5 भारत रत्नों का ऐलान हो चुका है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। इन सब के बीच में राहुल गांधी की यात्रा बदस्तूर जारी है, लेकिन उसमें भीड़ का क्रम कैसा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जो इंडिया गठबंधन बनना था उसमें नए सहयोगी आ रहे हैं या और दूर जा रहे हैं। ढेर सारे सवाल हैं और उन सवालों में आपके सवाल भी शामिल हैं। बिना किसी देरी के अपने पैनल से आपका परिचय कराते हैं, जिनके साथ आज के शो में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशने की और उनकी राय की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार क्या एजेंडा दिख रहा है, क्या होने जा रहा है, उसे तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ रामकृपाल सर मौजूद हैं और मैं हमेशा पहला नाम आपका इसलिए लेता हूं कि वो जो तमाम अनुभव है उसका साथ मिलेगा। आपके पूरे अनुभवों की सीरीज में एक और नाम शामिल हो जाना है, एक और चुनाव शामिल हो जाना है, और वो खबरों के खिलाड़ी के अहम हिस्सा के रूप में अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी लगातार शो का हिस्सा रहते हैं, बेबाक राय वाली बात है। और जब हम लोगों से कहते हैं, अपने दर्शकों से कहते हैं कि कमेंट करके सवाल पूछें, तो आपके लिए विशेष तौर पर एक सवाल आता है, तो वो जो बोलते हैं फैन क्लब बनता जा रहा है, वो आप लोगों का भी बनता जा रहा है। विनोद सर मौजूद हैं, हमारे इस परिवार का हिस्सा, और जैसा रामकृपाल सर के लिए मैं कहता हूं कि अनुभवों की सीरीज में एक और चुनाव जिसको कई मायनों में अलग है, और क्या कुछ हो रहा है उसके पीछे क्यों है कारण, वो हम आपसे तलाशेंगे। ढेर सारे फैसले बीते एक हफ्ते में लिए गए हैं समीर जी, और वो फैसलों का कारण क्या है वो तो आपसे जानना पड़ेगा। और क्या फैसले होने वाले हैं वो ज़्यादा बड़ा सवाल है जो आपके लिए आया हुआ है, उन सवालों को भी लेकर आऊँगा। और जो हमेशा कहते हैं कि इस पूरे पैनल में एक संपादकीय भूमिका निभाना पड़ता है, जदीप सर वो हमारे साथ मौजूद हैं बेबाक राय के लिए। खूब कमेंट पिछले हफ्ते आपके नाम के भी आए हैं और उनको भी इस बार हमने शामिल किया है और उनको लेंगे। बिना किसी देरी के विनोद सर, जैसा इस बार मैं इस पूरी चर्चा को शुरू करना चाहता हूँ, भारत रत्न के ऐलान से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएं उस पर हमको देखने को मिली हैं। चौधरी चरण सिंह का नाम आना, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल आना। कई लोग बोल रहे हैं कि ये इकलौती ऐसी सरकार है जो विपक्षियों को भी बराबर सम्मान देती है। कोई कह रहा है कि ये उत्तर से लेकर दक्षिण को भी साधने की कवायद है। वो 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले जैसे प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण में एक्टिव थे, अब जब वो संसद में भाषण देते हैं तो उनके भाषणों में तमिल कोट होते हैं, तमिल सूत्र वाक्य होते हैं, वहाँ के कवियों की बात होती है। और अब ये ऐलान जिसमें 3 नामों में से 2 नाम दक्षिण भारत से आते हैं, क्या आपको भी इसके पीछे ये वाली कोशिश ज़्यादा नजर आती है या फिर ये सम्मान ड्यू था, काफ़ी देर हो चुकी थी इसलिए दिया गया? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जिनको सम्मान मिला है वो इस सम्मान के योग्य थे या नहीं। तो मेरी राय में 5 लोग सम्मान के योग्य थे, उनके अंदर कोई योग्यता में उनकी कोई कमी नहीं थी। अडवाणी जी को लेकर के कुछ लोग विवाद कर रहे हैं उनका उसको लेकर, लेकिन फिर भी वो भारतीय राजनीति में उनकी वरिष्ठता और जिस तरह से उनका योगदान रहा है, खास करके संसदीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से लेकर के यहाँ तक पहुँचाने में, उसके हिसाब से वो भी उनकी भी अपनी योग्यता है। बाकी कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव
जाहिर है आर्थिक सुधारों के जनक, सबसे बड़ा योगदान यही है। हालांकि उनका कार्यकाल बड़ा विवादित रहा है, उसमें बहुत सारे विवाद भी रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भ्रष्टाचार से लेकर के हर्षद मेहता तक का जो है कांड उनके कार्यकाल में हुआ, बाबरी मस्जिद का ढाना भी उन्हीं कार्यकाल में हुआ, तो बहुत विवाद भी रहे। लेकिन इसके बावजूद जैसे टोटलिटी में देखा जाएगा, पूर्णता में, तो उनका जो सबसे बड़ा योगदान है, जो आर्थिक सुधारों का जो पूरा उन्होंने शुरुआत की, और बहुत बड़ा काम था उस समय, तो वो भी। और चौधरी साहब तो, और कर्पूरी जी के बारे में तो कोई कहने की बात ही नहीं है। और हम सब लोग उसको लेकर के, कम से कम मैंने तो प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी, तीनों के लिए, हमें उसके लिए, सबके लिए। कुछ लोग रह गए, ये भी सही है। हाँ, ये ज़रूर है कि टाइमिंग और अचानक 5 भारत सम्मान एक साथ एक साल के अंदर, जबकि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार 3 सम्मान एक साल में दिए जा सकते हैं, उसका बचाव किया है कि साहब वो बैकलॉग था वो क्लियर किया है। तो बैकलॉग के हिसाब से तो 15 होने चाहिए 5 साल के, 3 के हिसाब से, तो अब तभी 10 अभी और बाकी हैं, तो हो सकता है वो 10 भी दे दिए जाएँ, तो उस हिसाब से। तो मुझे लगता है, देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जब कोई फैसला करता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक व्यक्ति हैं पूर्णतया, तो उसके पीछे राजनीति नहीं है ये कहना तो मतलब कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा, कोई और कहे कि। और राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगी तो कहाँ होगी? तानाशाही में तो राजनीति होती नहीं है। राजनीति हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही होती है, क्योंकि राजनीति और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय हैं, और राजनीति लोकतंत्र की प्राणवायु है, मेरा मानना है। इसलिए जो लोग कहते हैं राजनीति हो रही है, जैसे राजनीति कोई बहुत ख़राब चीज़ हो, राजनीति भी इन लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाता है। तो राजनीति है, निश्चित रूप से है। और मुझे लगता है ये राजनीति करने से कांग्रेस को किसने रोका था? अगर वो चौधरी चरण सिंह को दे देते, उनको कि 10 साल उनके पास भी थे, वो दे देते कर्पूरी ठाकुर को, वो दे देते स्वामीनाथन को, वो नरसिम्हा राव को दे देते, शायद नरसिम्हा राव को उन्होंने नहीं दिया। हाँ, राजनीतिक रूप से मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को आईना भी दिखाया है इन पुरस्कारों के जरिए। खासकर 2 भारत रत्न जो दिए गए, एक प्रणब मुखर्जी को और एक नरसिम्हा राव को, दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता थे। और प्रणब मुखर्जी को तब दिया गया जब बंगाल के चुनाव होने थे, नरसिम्हा राव को अब दिया गया है जब दक्षिण में चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है। MS स्वामीनाथन डिजर्व करते थे जी। इसी तरह एक व्यक्ति और हैं जो डिजर्व करते हैं, उनको भी नहीं मिला है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, उनको भी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न मिला, ये एक राजनीतिक डील का हिस्सा है। एक डील जो नीतीश कुमार के साथ हुई, उसकी पहली कंडीशन थी कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए, ताकि उनको एक रास्ता मिले इंडिया से NDA की तरफ जाने का जी। और वो हुआ। यही डील जयंत चौधरी के साथ हुई, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न इसीलिए दिया गया, वो कोई श्रद्धावश नहीं दिया गया। श्रद्धा होती तो शायद शुरू में दे दिया जाता। और चौधरी चरण सिंह की पूरी राजनीति और जनसंख्या के जो आंकड़े रहे हैं वो सामने हैं, यही कर्पूरी जी के साथ हुआ। लेकिन उसके पीछे राजनीतिक वो है। लेकिन कहते हैं राजनीति में अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। इसलिए मैं कम से कम इन 5 भारत रत्न देने की प्रशंसा करता हूँ। ठीक है समीर जी, मैं आपके पास आता हूँ, और जहाँ विनोद सर ने बात खत्म की है उसी को लेते हुए, लेकिन उसमें अपने एक दर्शक का कमेंट लेता हूँ। अरुण कुमार सिंह है, उन्होंने हमारे साथ कहा, और थोड़ा सा व्यंग है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी सरकार के फैसले का स्वागत कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक भारत रत्न देते जा रहे हैं, सहयोगी कम होते जा रहे हैं, और उनकी सीट शेयरिंग की दिक्कत अपने आप हल होते जा रही है। जितने कम दल बचेंगे उतने कम लोगों में सीट बांटनी पड़ेगी, और वो माथापच्ची खत्म हो गई है। अब जैसा विनोद सर ने कहा था, 10 भारत रत्न बचे हैं, अंदर खाने क्या और भी कोई ऐलान होना है? महाराष्ट्र में क्या होना है? क्या वहाँ से भी कोई भारत रत्न आ जाएगा या कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी? और वहाँ की राजनीति को आप बखूबी समझते हैं, क्योंकि वो वंदे भारत की तस्वीर आई उद्धव ठाकरे की, और उसके बाद लोग बोलने लगे कि रास्ता अब दिल्ली को ही शायद जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत रत्न की अगर बात की जा रही है कि 5 दे दिए गए हैं और आने वाले समय में कुछ और दिए जा सकते हैं चुनाव को देखते हुए, राजनीति को देखते हुए, तो मुझे लग रहा है कि इस वीर सावरकर को पहले दे दिया जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि वो डिजर्व करते थे। पहले लंबे समय से उनका मांग होती रही है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, तब 3 बार प्रदेश सरकार ने, जब शिवसेना भी उसमें सहयोगी थी, 3 बार कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके भेजा गया राज्य सरकार से केंद्र को कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए, और संघ भी चाहता है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। मुझे लग रहा है ये जरूर विचार में होगा, लेकिन अब कब दिया जाएगा यह केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब राजनीतिक समीकरण की जरूरत होगी कि अब सावरकर को भारत रत्न देने से शायद महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर कोई बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो उस स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है दिया जा सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि काशीराम की भी एक चर्चा चल रही थी कि काशीराम को भारत रत्न प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं, इस बात की चर्चा थी काफ़ी।
और मुझे लगता है कि दलित वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, या ये भी हो सकता है कि शायद काशीराम को दे दे तो मायावती भी इंडिया गठबंधन में आ जाए, इस बात की भी चर्चा चल रही है। तो कई ऐसे नाम है कि जिनको अभी दिया जा सकता है, और हो सकता है कि चुनाव के पहले उनको भी दे दिया जाए किसी तरीके से, या हो सकता है 2024 में जब सरकार आ जाए बनकर उसके बाद वो दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भारत रत्न दिए गए हैं उसके अंदर, ठीक है, जितने व्यक्ति सब डिजर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अंदर राजनीति का पुट जरूर है, ये उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कांग्रेस के समय भी कुछ ऐसे फैसले हुए भारत रत्न को लेके जिसमें ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर भी कुछ राजनीति के पुट रहे थे, जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना, तुरंत राजीव शुक्ला का उसके बाद बयान आना और घोषणा होते ही सचिन तेंदुलकर को सोनिया गांधी से मिलवाने तेंदुलकर को तो राज्यसभा और भारत रत्न दोनों दिया गया, बिल्कुल उन पे तो बरसात कर दी गई। बिल्कुल, तो तेंदुलकर को भारत रत्न दे जाना, उस पर तेंदुलकर ने खुद आश्चर्य व्यक्त किया था कि मुझे इतने जल्दी भारत रत्न देना मैं सोच नहीं सकता। खेल का पहला भारत रत्न, हाँ, जो ध्यानचंद को मिलना चाहिए था। बिल्कुल। तो उसके बाद तो तुरंत राजीव शुक्ला लेके सोनिया गांधी के पास चले गए थे, और फिर राजीव शुक्ला का जिस तरीके से लगातार बयान आ रहा था, और ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए, पूरे देश में तेंदुलकर की फैन फॉलोअर को देखते हुए कांग्रेस के इसके पक्ष में जाएगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी निर्णय के दोनों पहलू होते हैं। एक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को दिया जाता है तो उसके राजनीतिक पहलू भी देखे जाते हैं और उसके समाज में से कंट्रीब्यूशन को भी देखा जाता है। विपक्ष हमेशा इस बात का जिक्र करेगा कि राजनीति से पहले तो सरकार ये कहेगी कि इस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के अंदर, अपने क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय काम किया, इससे केंद्र सरकार ने दिया। लेकिन कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जब भी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं उसके अंदर राजनीति भी जरूर देखी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें राजनीति का पक्ष को बुलाया नहीं जा सकता, इसमें राजनीति शामिल रही है। अमूमन पहले सवाल पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन इसलिए करना चाहूंगा, उद्धव की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। महाराष्ट्र की राजनीति को आप बखूबी समझते हैं, क्या एक और सहयोगी या एक और राज्य जहां इंडिया गठबंधन से एक और सहयोगी अलग हो सकता है, ऐसी कोशिशें चल रही है? मुझे लगता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल उद्धव ठाकरे का एनडीए में आने की कोई संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अब एक जहाज के अंदर किसी हालत में नहीं बैठ सकते मुझे लगता है। तो फिलहाल और जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश संगठन से आ रहा है, जमीनी स्तर से आ रहा है, संघ का जो फीडबैक गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत उनको महसूस कर रही है अपने आप को महाराष्ट्र के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव तक तो उसकी कोई संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से ज़्यादा सीटें जीती जाए। उसके बाद उद्धव ठाकरे पर इस बात का प्रेशर रहेगा कि अगर उसके तुरंत 4 महीने के बाद जब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होंगे तो उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प न रहे भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पर गठबंधन करने का। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे को लेने के लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी, और उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद उनके साथ सिंपैथी वोट बैंक बहुत जुड़ा हुआ है, और इस चुनाव में वो भी अपनी ताकत देखना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जब अलग हो गए तो क्या जमीनी स्तर का जो बाला साहेब ठाकरे का वोटर था और जो उद्धव ठाकरे का वोटर था वो भी शिफ्ट हुआ है क्या? जमीनी सेंटीमेंट अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ काफ़ी स्तर तक जुड़े हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे इस चुनाव में उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उद्धव ठाकरे को उम्मीदों के अनुसार लोकसभा चुनाव में अगर सीटें नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के दूसरे समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे की भी परीक्षा होगी। ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे की, एकनाथ शिंदे की भी परीक्षा होगी कि वो इस चुनाव में कैसा परफॉर्म करते हैं। अजित पवार की भी परीक्षा होगी कि वो इस लोकसभा चुनाव में कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर एकनाथ शिंदे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती घात बढ़ा सकती है, और उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आने की कर सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव तक मुझे एनडीए में उद्धव ठाकरे आने की संभावना बहुत कम लग रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए में आने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। जी देखिए, मैं समीर जी की बात से आधा सहमत हूँ, आधा सहमत नहीं हूँ। आधा सहमत ये हूँ कि जो महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से अभी उद्धव ठाकरे का आना मुश्किल लगता है। लेकिन जो एक जहाज वाली बात है, तो सत्ता जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूपीए में तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम यूपीए 1 में एक साथ एक जहाज में बैठे हुए थे। सपा बसपा दोनों सपोर्ट कर रहे थे, एक जहाज में बैठे हुए थे। आज एनडीए में चिराग पासवान भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और जितन राम मांझी भी हैं, एक ही जहाज में हैं। तो एक जहाज में बैठने में दिक्कत नहीं अगर सत्ता में हिस्सेदारी मिल रही हो, इसलिए वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि क्या उद्धव ठाकरे अभी अपने को वाटर टेस्ट करेंगे लोकसभा चुनाव के जरिए या शरण में आएंगे, ये प्रश्न है। तो मुझे लगता है इनकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अभी वो लोकसभा चुनाव में अपना आधार कोशिश करेंगे, जो उनको सहानुभूति फैक्टर मिल सकता है वो मिले। लोकसभा के बाद तो फिर कौन कहाँ जाएगा, क्या कहना है। एक और भाषण जो खूब वायरल हुआ है सर, और जदीप सर ये सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ, स्नेहलता गुप्ता है हमारी दर्शक है, उन्होंने सवाल पूछा, चूंकि आपके नाम के साथ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का तो फायदा हो रहा है, लेकिन उसमें राम मंदिर खास तौर पर उसने सोने पर सुहागा का काम किया है, उन्होंने शब्द लिखा है।
जब लोग इस पूरी चर्चा को खबरों के खिलाड़ी को देखेंगे तो सदन में वो प्रस्ताव भी आ चुका होगा जो राम मंदिर को लेकर है। क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ी चीज़ है और ये ज़मीन पर उस तरीके से जाएगा? पहली बात। दूसरा, राम मंदिर को लेकर जो कन्फ्यूजन रही उसका फायदा भाजपा को और ज़्यादा मिला। अब छोटे छोटे विधानसभाओं में आप देखिए, जैसे यूपी विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि वो पूरे विधायकों के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। सदन के बाहर ज़रूर कहा, सदन के अंदर कुछ नहीं कहा। 14 लोगों ने वो धन्यवाद प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। तो वो बार बार एक ही बॉल पर खेलने का मौका मिल रहा है क्या? सबसे पहले तो स्नेहलता जी को धन्यवाद अमर उजाला देखने के लिए, खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए और हमसे सवाल पूछने के लिए। सवाल वाकई अच्छा है क्योंकि अब जिस तरीके से राम मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा हुई पूरी अयोध्या में और उसके बाद जो माहौल बना है, चाय की दुकान पर या आम लोगों से चर्चा में जब हम घूमते हैं तो बात करें तो लोगों से पूछा भाई क्या हो रहा है चुनाव में, बोले इस बार कहाँ मोदी चुनाव लड़ रहे, इस बार तो राम जी खुद ही चुनाव लड़ रहे। मोदी शाह चुनाव लड़ते थे तो अब तो राम जी और मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। ये जुमले हैं जो मैं एक पत्रकार के नाते जो जमीन पर सुन रहा हूँ वो बता रहा हूँ। लेकिन उससे आगे चलते हैं, स्नेहलता जी को शायद इससे जवाब तो उनका मिल गया होगा कि ये स्ट्रैटेजी थी। लेकिन हम भारत रत्न का आपने जो पहला सवाल पूछा था उसके बहाने से पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति की बात करें, अगर इतना जमीनी स्तर पर प्रभाव पड़ा है और विपक्षी भी अब सांसद में है कि वो किस तरीके से पक्ष में खड़े हों या विपक्ष में खड़े हों, वो राम जी के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो उसी बहाव में बह चलेंगे और पूरा फायदा भाजपा को मिलेगा। वो विरोध में भी खड़े होंगे तो वो उस हिंदू वोट बैंक से दूर चले जाएंगे जो इस वक्त पूरा भावुक है और उस भावावेश में वो किसी भी तरह का विरोध इस पूरे मामले का सुनना नहीं चाहते। तो विपक्षियों में असमंजस है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी केवल इस राम लहर के सहारे नहीं है और ये जिस तरह के भारत रत्न दिए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, सारे पुरोधाओं को, ये साबित करता है कि उनकी रणनीति में केवल राम लहर नहीं है और वो किसी भी ऐसे वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जहां से उनको लगता है कि सेंध लग सकती है या वोट कम हो सकता है। ये उनकी रणनीतिक सजगता है, मैं मानूंगा। जो राजनीतिक विश्लेषक के नाते अगर हम दूर से देखें यार ऐसे तो, और वो विपक्षी कह भी रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल डिबेट्स में विपक्षी प्रवक्ताओं ने और विपक्षी नेताओं ने कहा भी है कि क्या उनको राम जी पे भरोसा नहीं है। अगर उनको राम जी पे भरोसा है तो इतने डरे हुए क्यों हैं कि कहीं वो जयंत चौधरी से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भारत रत्न बांट रहे हैं। मैं कहूंगा कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो अति आत्मविश्वास में न जाकर, क्योंकि एक बार यही एनडीए इंडिया शाइनिंग भुगत चुकी है। मुझे लगता है उस इंडिया शाइनिंग के सबक से वो इतने सजग तो अयोध्या शाइनिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो इतने सजग तो हो ही गए हैं कि केवल एक लहर पर सवार होने के बजाय जहां जहां से उस वोट बैंक को साधा जा सकता है उसको साधने की कोशिश में वो लगे हुए, तो उसको समझना चाहिए। लेकिन क्या इस पूरे राम लहर का प्रभाव है? निश्चित है, ये भाजपा भी समझ रही है और विपक्ष भी समझ रहा है। ठीक है, अवधेश जी मैं आप पर आता हूँ। जहाँ जयदीप सर ने बात खत्म की कि कई लोग ये कह रहे हैं कि घबराहट है क्या, भले ही ऊपर से सब अच्छा दिख रहा है लेकिन वो तब भी देखा गया था, वो 10 साल की सरकारें इस देश ने जाने का क्रम भी देखा है और उसके बाद खासतौर पर ये जो बाकियों को जोड़ने की कवायद है, इसके पीछे की रणनीति आपको क्या नजर आ रही है? एक कि वो अति आत्मविश्वास में नहीं जाना चाह रहे, या दूसरा जो सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि हम 370 और पूरा गठबंधन मिलकर 400, इसलिए हर जगह से सबको जोड़ने की कोशिश, हर जगह से सबको शामिल करने की कोशिश। आपको क्या लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनकी एक नीति रही है जिसमें कंटिन्यूटी है। चुनाव के समय के लिए बहुत कुछ वो बचा के रखते हैं और जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, आप पिछली बार भी देखेंगे, कोई न कोई कदम ऐसे उठाए जाते रहते हैं और ये राजनीति विपक्ष को सीखना चाहिए था। 2019 के हिसाब से तो कम से कम, या उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले जब देखा एक लगभग वो 40-45 दिन 50 दिन पहले से जब सक्रिय हो गए थे, या दूसरे चुनावों में भी, तो वो एक व्यक्ति की स्ट्रेटेजी जो है 2 साल 3 साल देखने के बाद समझ में आ जाती है। अगर अभी तक भी विपक्ष को और हम लोगों को समझ में नहीं आई है तो फिर उसका कोई उत्तर नहीं है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो उनकी रणनीति का हिस्सा है और कंटिन्यूटी है उसमें, कांस्टेंट वैसा ही होता। आगे भी वो चुनाव में आएगा तो इस प्रकार से करेंगे, लेकिन वो इसलिए केवल नहीं होता है कि वो हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसका चुनावी लाभ मिलेगा, मिलना भी चाहिए, लेकिन जो एक बड़े लक्ष्य होते हैं जब व्यक्ति के जीवन में, या एक विचारधारा के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, या जो मातृ संगठन है उसके स्तर पर, तो उसके हिसाब से चीज़ें बचा के, समय के हिसाब से वो लेना कब है इसकी टाइमिंग का केवल होता है, लेकिन एक बड़े लक्ष्य की दृष्टि से होता है। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और वो यहाँ से निकला है कि भारत के प्राचीन इतिहास में देखेंगे, और उससे भी पहले जब इतिहास लेखन का नहीं था तब भी हमारे देश में रत्नों की परंपरा रही है।
महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्न माने जाते थे, जिसमें कालिदास से बाराह, मिहिर, बररुचि सारे थे। तो वो रत्नों की एक परंपरा हमारे यहाँ रही है, और आज़ादी के बाद जब इस पर विचार हुआ था तो हुआ इसलिए ये भारत रत्न आया था कि उनको देख के लोग प्रेरणा लेंगे कि हम इनको रत्न मानेंगे अपने देश का। और वहाँ से ये चला है। प्रधानमंत्री ही इसका रिकमेंडेशन करते हैं, देश को जानना चाहिए कि ये इसमें मुख्य भूमिका, इसके लिए कोई कमेटी नहीं है, प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के पास भेजते हैं उस समझ के, तो प्रधानमंत्री सलाह लेते होंगे। इसलिए अभी तक जितने भी भारत रत्न मिले हैं उसमें प्रधानमंत्री की ही भूमिका रही होगी जी। और फिर इसमें भी प्रधानमंत्री की भूमिका है। तो ये भारत रत्न मैं तो ये मानता हूँ, देखिए इसमें 2-3 बातें जो है बहुत ध्यान में रखने की है। जैसे नरसिंह राव का है, ये बात सही है कि मैं तो ये मानता हूँ कि स्वतंत्र भारत के बाद अगर किसी एक व्यक्ति ने भारत को आमूलाग्र परिवर्तित कर दिया, केवल आंतरिक नहीं विदेश नीति के स्तर पर, रक्षा के स्तर पर, तो वो नरसिंह राव थे। क्योंकि वो केवल देश की इकोनॉमी ख़त्म नहीं होती। चंद्रशेखर जी के समय तो सोना गिरवी रखा था, जब आए थे तो 14 दिन का बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा था, वो तो था ही था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिस पर हम पूरी तरह निर्भर थे अपने रक्षा सामग्रियों के लिए, उसके कारण अमेरिका से, पश्चिमी यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। उस काल में कि एकदम हलचल मच गया हो, अंदर की समस्या हो गई है, मंडल का लागू हो गया था, राम मंदिर था, उसके कारण देश में एक चर्निंग था, जगह जगह पंजाब, असम, कश्मीर सब जल रहे थे भयावह। उस परिस्थिति में बिना बहुमत का शासन उनको मिला था 232 सीटों का, और उस समय कांग्रेस की पार्टी का संपूर्ण बैकिंग भी उनके पास नहीं था, ये भी है। और एक अस्थिरता के दौर में भारत की राजनीति थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम सोचती थी कि हम ही इस देश में राजनीति का निर्धारण करते हैं, जो चाहेंगे वो होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्साह से भरी थी, दूसरे नंबर की पार्टी हो गई थी 1991 में 120 सीटों के साथ। उसमें एक साथ इतने काम करना कि आपकी अर्थव्यवस्था को संभालना, विदेश नीति में अमेरिका से कैसे संबंध बनाए, वेस्टर्न यूरोप से कैसे बनाए, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसे जाए, और चीन का भी रुका हुआ था। राजीव गांधी गए जरूर थे, बढ़ा नहीं था। लिफंग को बुलाना करना, आंतरिक स्थिति, एक बहुत मतलब इसको तो कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्या करती है। आज जो हम लोग कम्युनिकेशन क्रांति, जो हम मोबाइल से लेके टेलीविजन का दौर देखे हैं हम लोगों ने, ये सब सड़कों का जाल देख रहे हैं, जो रिफॉर्म वो सब नरसिंह राव ने उसकी आधार भूमि बनाई थी। विवाद हुए होते हैं अपने देश में, जो कि उनकी पार्टी नहीं थी, तो इसलिए नरसिंह राव बहुत कुछ डिजर्व करते थे। लेकिन नरसिंह राव ने आरएसएस पर बैन लगाया था। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना कि शायद विचारधारा के निकट थे, वो भूल रहे हैं कि भारत में 3 बार बैन लगा। इंदिरा गांधी के शासनकाल में तो आपातकाल था तो लगना ही था, गांधी जी की हत्या के समय लगा, एक दूसरी परिस्थिति थी। लेकिन नरसिंह राव ने आरएसएस पर बैन लगाया था। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पर भाजपा की 3 सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। जबकि उन सरकारों को उत्तर प्रदेश का तो मान भी लेते थे, बाकी सरकारों की क्या भूमिका थी उसमें, बर्खास्त कर दिया था। तो कोई ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में कहते एकदम से अनुकूल था। बावजूद अगर दिया गया है तो ये इसका एक संदेश भी है कि घोर विरोधी के साथ भी हम कैसा व्यवहार करते हैं। आरएसएस पर बैन सामान्य घटना थी क्या? कोर्ट से जाके छूटा है जो लोग कह रहे हैं, सामान्य घटना नहीं थी। फिर उसके बाद भी उनका जो देखेंगे 93 में, ये 91 का जो पूजा स्थल कानून है वो 93 में पारित हुआ है, जिसको आरएसएस बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसके लिए मुरली मनोहर जोशी उन लोगों ने यात्राएं की थी, देश में यात्रा निकाले थे उसके विरोध में। तो बिल्कुल ऐसा कहना कि व्यक्तिगत संबंध अलग थे लेकिन ऐसे अनुकूल नहीं थे। वैसे चौधरी चरण सिंह को देखिए तो किसान नेता थे, उनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो जनता पार्टी टूटी थी वो किस आधार पर टूटी थी? संघ की दोहरी सदस्यता का आवाज उठाया गया था कि जो लोग जनता पार्टी में सरकार में वो तय कर लें कि वो आरएसएस के भी मेंबर रहेंगे, इनके दोहरी नहीं चलने वाला है। वो एक जानबूझ के उठाया गया समाजवादी लोगों के द्वारा था, क्योंकि ये इसमें एक अंतर संघर्ष हो गया था। मोरारजी को पसंद नहीं कर रहे थे, नहीं तो आरएसएस में कोई सदस्यता होती नहीं है, कोई उसका रजिस्टर होता नहीं है। तो उसके बावजूद उसमें चरण सिंह थे उसमें आगे, और उसके आधार पर टूटी थी। तो ये कहे कि चरण सिंह कोई अनुकूल रहे होंगे उस समय, नहीं था। जैसे मुलायम सिंह यादव के बारे में उनको दिया गया। तो ये सब देने से नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया है कि उनको जो माना जाता है ये फासिस्ट हैं, दूसरे को नहीं झेलते हैं, या ये परिवार जो है पूरा ये विरोधियों को नहीं पचा पाती है। ठीक इसके विपरीत भूमिका है आई है कि जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में है वो किसी विचार को हम उनको स्वीकार करेंगे। हड़बड़ाए हुए क्यों? नहीं हड़बड़ाए नहीं हो, बार बार हाथ उठा रहे। लेकिन मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं
कि इसके अब नरसिंह राव का हो सकता है, मुझे तो नरसिंह राव को तो राजनीति में लोग भूल चुके हैं, उनका कितना लाभ राजनीति में मिलेगा मुझे नहीं पता है। हो सकता है आंध्र में थोड़ा मिले और आंध्र में भाजपा कितना रहेगी मुझे मालूम नहीं है। तो मैं इसको राजनीतिक लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये प्रश्न है पत्रकार के रूप में। वैसे ही चरण सिंह का वोट के लिहाज से कोई भारत में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। अगर कोई चरण सिंह को एक जाति का नेता मान लेता है जाट का, तो उनके कद को भी छोटा करता है। केवल जाट के वोट से उनकी राजनीति नहीं थी, वो तो छोटे छोटे जो बिहार में लड़ते थे उनके लिए भी 1000, 1500, 1200 रुपये भेजते थे। जो उत्तर प्रदेश में भी कोई समाजवादी लड़ता था तो इधर से लेकर के भेजते थे। कर्पूरी ठाकुर को एक बहुत सारे नेताओं की मैं कहानी बताऊंगा कि वहां से मैं लड़ रहा था तो चौधरी साहब ने 1500 रुपया भेजा था। कर्पूरी जी ने हमको इतने पैसे भेजे, बोले कि चौधरी साहब ने भेजा है। तो उनको केवल ये मान लेना, हम लोग मान लेते हैं कि जाट तो बीजेपी को वोट दे ही रहे थे। लोकसभा चुनाव में जाट ने वन साइडेड बीजेपी के लिए वोट किया था, तो मैंने कम से कम 70-75% तो दिया था। विधानसभा में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना खराब तो रहा नहीं था। तो ये कोई कहे कि जाट बीजेपी को वोट नहीं दे रहे थे या जाट नाराज थे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जाटों का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ था, लेकिन इसका तात्कालिक प्रभाव है। तात्कालिक प्रभाव यह है कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन का अर्थ यह नहीं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, लेकिन उसका एक अर्थ यह भी गया कि INDIA नीतीश के बाद दोबारा भी टूट गई, नहीं बन रही है। तो वो एक मैसेज की दृष्टि से, विपक्ष को मैसेज दृष्टि के देने की दृष्टि से ये इसका महत्व होता है। लेकिन भारत रत्न के बारे में मेरा अपना ये मानना है कि भाई उसमें तो पॉलिटिक्स कहीं नहीं लिखा हुआ है, समाज सेवा लिखा हुआ था। 2011 में यूपीए सरकार ने क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया। पहले क्राइटेरिया 4 होते थे, उसको क्राइटेरिया को खत्म कर दिया। चूंकि उनको सचिन तेंदुलकर को देना था तो उसमें अब खेल में दिया जाए, खेल में तो था नहीं, तो क्राइटेरिया। हमारे भारत में महापुरुषों की लंबी श्रृंखला रही है। इसमें केवल वो कह रहे हैं सावरकर जी, अगर सावरकर जी का हो रहा है तो जिस संगठन ने इतना बड़ा RSS कायम किया है वो अपने समय के क्रांतिकारी थे। वो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। कांग्रेस के वहाँ के मध्य भारत के वो बड़े बड़े नेता थे, जेल गए थे, जिसके आधार पर 100-125 देशों में काम चल रहा है, सरकारें बन रही है, उसकी तो कोई मांग नहीं कर रहा है। अब समीर जी कह रहे हैं कि RSS चाहती, RSS ने कभी बयान नहीं दिया किसी के बारे में भी आज तक, अपने ही संस्थापक के बारे में। RSS का एक कल्चर नहीं है कि हम किसी के लिए पुरस्कार मानते हैं। उसके लिए काम का अगर भाव पैदा हो जाएगा तो RSS संगठन रहेगा ही नहीं। मंदर भाव जरूर होता है कि मिलना चाहिए, लेकिन किसी के बारे में नहीं कहा जाता है। और सावरकर जी तो RSS के विरुद्ध थे। सावरकर जी को माना जाता है कि उनका योगदान है, लेकिन वो घोषित रूप से RSS के विरुद्ध थे, उसका मजाक उड़ाते थे RSS का। लेकिन मजाक उड़ाने का ये अर्थ नहीं है कि उनके कंट्रीब्यूशन को हम अस्वीकार कर दे। सावरकर जी को मिलना ही चाहिए, न मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब सुभाष बाबू को मिल गए तो सावरकर जी को भी मिलना चाहिए, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? तो फिर गुरु गोलवलकर को क्यों नहीं मिलना चाहिए, जिनके समय ही जनसंघ बना, जिनके समय सारा कुछ हुआ है। और उससे भी बाहर निकलिए, मैं थोड़ा पीछे लौटने के लिए, विवेकानंद को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर पीछे जा रहे हैं तो स्वामी दयानंद को क्यों नहीं, बाल गंगाधर तिलक को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ऐसे बड़े नहीं, भारत में ये कह रहा हूं कि अभी विचार करने का समय है भारत रत्न के बारे में कि क्या हमारे जो बड़े महापुरुष हैं, अनेक ऋषि महर्षि हुए, आप देखो ना ऋग्वेद के रचयिता, हमारा भारत पुराने इतिहास से चलता है। कि एक पूरी अलग बहस शायद इस पर हो सकती है कि कौन-कौन। तो ये बहस जाना जरूरी है। मैं खत्म कर रहा हूं कि ये अब आ गया है समय कि हमारे देश के महापुरुषों की लंबी श्रृंखला है। केवल पॉलिटिशियन का कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता है, पॉलिटिक्स में दिखाई देता है, लेकिन पॉलिटिक्स के पीछे बहुत ताकत ऐसे लोगों की होती है जो राजनीति से परे रह के काम किए हैं, जिन्होंने अपने नाम के लिए कभी कुछ नहीं किया है, कोई पद नहीं लिया है। ऐसे लोगों ने भी बहुत कुछ काम किया होता है। तो अब यह है कि क्या क्राइटेरिया वही रहेगा, इस पर विचार होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह चलेगी, चुनावी लाभ अपनी जगह चलेगा, उसका भी चुनावी लाभ मिलता है। जहां तक आप कह रहे हैं, देखिए इस समय INDIA का तो मैं पहले से भी कह रहा था कि कोई वैसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि INDIA का कोई इस समय अस्तित्व जैसा कुछ हो। जो यात्राएं आप पूछ रहे हैं, जो यात्राएं चल रही हैं, वो यात्राएं क्यों चल रही है, वो यात्रा निकालने वाले जाने। ये समय राहुल जी के लिए तो बैठ करके नेताओं से बात करने का, कौन कौन साथी है, कौन छूट के जा रहे हैं, वो सब काम करने की जरूरत थी। चुनाव 6 मार्च को शायद घोषणा होने वाली है कि वो उस समय अगर कोई यात्रा निकाल रहा है और उस यात्रा में उनके साथी शामिल नहीं हो रहे, अगर साथियों को पता हो जाए कि इससे हमको चुनावी लाभ मिलेगा तो शामिल होगा, तो कांग्रेस के लोग जाने। इस समय कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की रणनीति से
जो अयोध्या का विषय, अयोध्या तो खैर देश दुनिया में छाया हुआ है, वो भूमिका निभाएगा, लेकिन अयोध्या को वोट में तब्दील करने की रणनीति अगर नहीं होती तो नहीं हो सकता था। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, संसद का प्रस्ताव, विधानसभा में प्रस्ताव हो गया उत्तर प्रदेश में, तो प्रस्ताव, तो ये सारे माहौल बनाए रखने की दृष्टि से होते हैं। और लंबे समय तक वहाँ यात्रा की योजना है कि आस्था ट्रेन चल रही है, बसें चलाए जा रहे हैं, कि उस वातावरण को एक बनाए रखा जाए। वो हिंदुत्व की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, देश के आध्यात्मिक राष्ट्र बनाने की दृष्टि से महत्व है, और साथ ही साथ उसका चुनावी महत्व भी है। ठीक है, वो महत्व है। और सार्वभौमिक तौर पर हाँ मेरी लाइन छोड़ दूं बस इसका। जी जी 2012 के अंदर नागपुर के अंदर भैया जी जोशी जी जो सरकारवा थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर हमारे संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार को भारत रत्न मिलता है तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। हालांकि वो भारत रत्न है, उन्हें अगर भारत रत्न दे या चाहे ना दे, वो भारत रत्न रहेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार केशव बलिराम हेगड़ेवार को अगर भारत रत्न दे तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। उस पत्रकार वार्ता में मैं था, मैंने भैया जी जोशी से प्रश्न पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही थी, उस समय केशव बलिराम हेगड़ेवार या गुरु गोलवलकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? तो भैया जोशी जी का यह स्पष्ट जवाब था कि हमें उम्मीद थी कि केशव बलिराम हेगड़ेवार जी को भारत रत्न दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में संघ के संस्थापक को भारत रत्न दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि संघ ने कभी मांग नहीं किया, संघ चाहता नहीं है। संघ ने स्पष्ट रूप से भैया जोशी जी ने आधिकारिक रूप से कहा था कि केशव बलिराम हेगड़ेवार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ठीक है, और वो फैक्ट करेक्ट होना बहुत जरूरी है रामगोपाल सर, क्योंकि अवधेश जी ने भी जो बात कही उसमें सार्वभौमिक रूप से सारी बातें आ गई। जहां से उन्होंने शुरू किया था मैं वहां आना चाह रहा था कि इतनी देर से जो हमने बात की सरकार की नीतियां, क्या माहौल ऐसा हो गया कि सिर्फ बात अब सरकार की हो रही है या एक पार्टी की हो रही है? विपक्ष कहाँ है और है नहीं है, वो अभी भी वो कन्फ्यूजन बरकरार है? पहली बात तो मैंने अभी दो बातें सुनी हैं कि इसमें राजनीति है और इसमें फ़ायदा ढूंढा जा रहा है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ होश में, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिसमें मुझे नुकसान हो। और जितने कौन दुनिया में है कि कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसका नुकसान हो? मैं तो नहीं समझता हूँ। कुछ अवघड़पंथी होंगे, हालांकि वो भी, उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलता होगा तभी करते होंगे। पहली बात तो ये है कि चाहे वो राजनीतिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, कोई भी व्यक्ति कोई काम करेगा तो फ़ायदे के लिए ही करेगा। वो व्यक्तिगत फ़ायदा हो सकता है, सामाजिक फ़ायदा हो सकता है, सामूहिक फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात राजनीति, ये राजनीति में जो है, जो 50 साल से राजनीति में है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा भाई? या तो हिमालय में चला जाए, कंदरा में बैठ जाए, तो राजनीति होगी और फ़ायदे के लिए होगी। रही बात जो आप लोग अभी ये कर रहे थे, देखिए सीधी सीधी बात है कि अगर ये 3 भारत रत्न नहीं मिलता तो मोदी जी हार जाने वाले थे क्या? देखिए आपके यहाँ मैं हर हफ्ते आता हूँ जी। राजनीतिक विमर्श देखिए, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। राजनीतिक विमर्श यहाँ से शुरू हुआ था जून में कि किसी भी कीमत पर मोदी को हटाना है, एक के खिलाफ एक। कल मैं एक चैनल में ऐसे ही, वो लोग आज कर रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, एक एंकर से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो मेन मांग थी कि मोदी को हटाना है किसी भी कीमत पर, मैंने कहा कि अब वो ये लाइन ही ख़त्म हो गई है बहस से। ऐसा क्यों हुआ? अब बात ये हो रही है कि कितने पर रोकेंगे। मतलब जो लोग कल विकल्प बन रहे थे, अब उन्होंने ये मान लिया है, क्योंकि आप कहीं भी देखिए, किसी भी चैनल पर, कहीं भी अखबार में, कहीं से आ रहा है कि मोदी को हटाना है। वो टॉपिक ही गायब हो गया। उसके लिए कोई कैंपेन तो हमने नहीं चलाई थी, हम ही हर हफ्ते मिल रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हो गया कि 400 कैसे आएगी, 300 पर रोकना है या उसको 250 कर देना है, फलाना। और ये जो होता है ना कि फलाना जी आए, ढकाना जी आए, सूरज तारा है, ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं। सूरज नहीं गया था बुलाने कि मेरे चारों तरफ घूमिए, वो ताकतवर है इसलिए लोग उसकी तरफ घूमते हैं। सत्ता में जो राजनीति में है, वो सत्ता तक पहुंचना उसका लक्ष्य होता है। वो चाहे एक आदमी की पार्टी हो, चाहे 10 आदमी की पार्टी हो, वो कभी वनवास के लिए राजनीति में नहीं आया है। वो सत्ता पर पहुंचने के लिए, सत्ता का जो आभा मंडल है उसका हिस्सा बनने के लिए आता है। और जो जमीन से जुड़ा हुआ है, गांव-गांव धक्के खा रहा है,
उसको हम लोगों से, जो हम लोग कंप्यूटर पे मुंशी प्रेमचंद को पढ़े हैं, उनसे ज़्यादा उसको एहसास है कि आने वाला समय क्या होने जा रहा है। डूबती नाव में चूहे भी नहीं रहते हैं, तो काहे को कोई डूबती नाव में खड़ा होगा जा कर के। ये सिद्धांत और फलाना की बातचीत करना, ये सब अलग चीज़ है। पहली बात तो मैं आ रहा हूँ, जो भी किया गया है वो ठीक किया गया है। एक किसी की लाइन है कि रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। सवाल इस बात का नहीं है। तुलसीदास ने लिखा है कि सपनों में बौराई के धोखे निक से राम, ताके पक्की पान ही मेरे तन को चाम। यानी अगर किसी को सपने में भी धोखे से मुंह से राम निकल गया तो वो मेरे लिए इतना सम्माननीय है कि मैं उसके पैर की जूती बनने को तैयार हूँ। सवाल इस बात का है कि एक नेक काम हुआ है। बात वही है, किसी की जान बचाई है किसी ने, वो जान बचाने वाला चोर था या एक शंकराचार्य था, किसी ने जान बचाई यार। आज अगर चौधरी चरण सिंह को पुरस्कार दिया गया है, अब आप देखिए लीगली अगर आप देखिए कि ये तीनों जिनको भी दिया है, इसके कर्पूरी ठाकुर भी उसी में है। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, विनोद समाजवाद के बहुत अच्छे जानकार हैं, इन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं, मेरी उतनी समझ नहीं है, लेकिन मैंने बचपन से देखा है कि पीजेंट्री मूवमेंट को, जिसको आप कहिए कि चाहे सामाजिक आंदोलन कह लीजिए, किसान, वो दो ही नाम थे, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। संबित सरकारों का दौर शुरू हुआ था चौधरी चरण सिंह से 1967 से, जब वो गैर कांग्रेसवाद का एक्चुअली अगर कहें सही मामलों में उत्तर भारत में तो ये लोग थे जी। और इनको पुरस्कार, और चौधरी चरण सिंह ने नेहरू से पंगा लिया था सिर्फ इस बात पर, सिद्धांत रूप में नेहरू चाहते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में उनको कम्यून सिस्टम, सोवियत रसिया का कोऑपरेटिव फार्मिंग के वो समर्थक थे। चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध किया था। चरण सिंह कह रहे थे, उनकी एक बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि सदियों के बाद इस देश का आदमी आज़ाद हुआ है, उसके पास छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा है, 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, वो उस पर मेहनत करेगा, उसको लग रहा है कि उसका मालिक है, उसे फिर से गुलाम मत बनाइए। और वही व्यक्ति था चौधरी चरण सिंह का, मैं बताऊं आपको, उन्होंने कहा था कि किसान को भिखारी मत बनाइए, कर्ज बिल्कुल मत दीजिए, उसे सड़क दीजिए और मंडी दीजिए, वो मेहनत करेगा, जी तोड़ मेहनत करेगा और अपना सामान बाजार तक ले जाएगा, उसे बाजार का रास्ता दीजिए, मंडी दीजिए और सड़क दीजिए। वो व्यक्ति, और उत्तर प्रदेश में किस जिले की ज़मीन जो है पर कैप्ट, वो हेक्टेयर उपज क्या है, ये 2 ही आदमी जानते थे। यानी टोडरमल के बंदोबस्ती वाला और जमींदारी वाली संगवार अगर कोई 2 लोग जानकार हुए तो चौधरी चरण सिंह थे या तिवारी जी थे, एनडी तिवारी। उनको पूछ लीजिए गोरखपुर में भी कितना ज़मीन फर्टाइल है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दोनों को बता देते थे, और कहाँ किस ज़मीन में क्या है। तो वो आदमी ने, और पहली बार लोगों को शायद विनोद जी नहीं उनको होश होगा या होगा, चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लेवी लगाई थी, और पहली बार उत्तर प्रदेश का किसान, मेरे पिताजी भी खेती करते थे, पहली बार इतना किसान प्रसन्न हुआ था कि उसके घर से जाकर के खरीदा जाता था गेहूं, और वहीं नगद भुगतान किया जाता था कि अगर आप, मतलब खेती उसकी जो उसको जोते, आप कहीं से भी कीजिए, अगर आपके पास 2 एकड़ खेती है तो इतना गेहूं आप देंगे। वहाँ शुरू हुआ, और वाकई उस समय किसान हुआ था। ये तो खैर उनकी रही बात। कर्पूरी ठाकुर के बारे में मुझे कुछ कहने नहीं है, जैसा आप जानते ही हैं। दूसरा, नरसिम्हा राव। देखिए दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, काम आप अच्छा करें बुरा करें, आइडियोलॉग जिसको कहते हैं। तुलसी ने बहुत कुछ लिखा, एक मानस लिख के अमर हो गए ना। नरसिम्हा राव चाइना में माओ से तुंग के ज़माने में ही तेंग सियाओफिंग आ गए थे, और चाइना में जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट हुआ था वो तेंग सियाओफिंग। कैपिटलिज्म के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला माओ से तुंग की जिंदा रहते हुए। तब उन्होंने कहा था बिल्ली काली है या सफ़ेद, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो चूहे पकड़ती है तो मेरे लिए अच्छा है। मतलब चाइना आर्थिक रूप से मजबूत हो, वो पूंजीवाद के रास्ते होता है, समाजवाद के रास्ते, इससे मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। सेम रसिया में NEP जो आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी,
वो ब्रेजनेव के ज़माने में, सॉरी ब्रेजनेव या उसके पहले मैं भूल रहा हूँ, वहाँ न्यू इकोनॉमिक। नरसिम्हा राव ने हिंदुस्तान में, इंदिरा गांधी ने एक कोशिश की थी, नेहरू तो ले आए थे मिक्स्ड इकोनॉमी, इंदिरा गांधी ने कोशिश की जब उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ, प्रीविपर्स की समाप्ति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 70s में। उसके बाद से कोई मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी का चेंज हिंदुस्तान में नहीं हुआ। इट वाज नरसिम्हा राव जिन्होंने तेंग सियाओफेंग की तरह पूरा देश की इकोनॉमी को खोल दिया। याद कीजिए, सिर्फ हमारे यहाँ एम्बेसडर ऑफ फिएट होती थी, कोरियंस आए उसी समय, ये सेंट्रो फेंट्रो जितनी चीज़ें थी सब आने शुरू हुए। तो उस आदमी का कंट्रीब्यूशन देखिए, और उस आदमी को माओ से तुंग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सच जो होता है ना वो बहुत कम लोगों के समय होता है, और उनके जीवन काल में उसको उनका लाभ नहीं मिलता। गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल है, जेल में डाल दिया गया। तो एक देखिए नरसिम्हा राव जो करके गए, कितने अपमानित हुए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसका रिजल्ट 20 साल के बाद आया है। आज मोदी जी ने जिस इकोनॉमी की बात की, अगर वो फ्री नरसिम्हा राव ने वो चीज़ें न्यू नहीं रखी होती तो आज बहुत मुश्किल होता कोई भी इसको। तो मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा काम हुआ है। अब इसमें केवल ये देखना कि राजनीति निश्चित तौर पर होगा और उसका फ़ायदा तो उठाने के लिए करेगा ही आदमी, तो उसमें कौन सी बात है। अगर कोई फ़ायदा उठाने के लिए अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। विनोद सर, हाँ मैं एक सवाल भी जोड़ देता हूँ, आप अपनी बात कहिएगा। ललित मोहन हमारे दर्शक, हाँ ललित मोहन हमारे दर्शक हैं, वो ये कह रहे हैं स्वामीनाथन के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं वो है, तो सबको मालूम। वो हिंदुस्तान के नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज मिला और इनको आज जा करके भारत रत्न मिल रहा है, बहुत ही कम है। खुद नॉर्मन बोरलॉग ने इस बात को स्वीकार किया है, इनके स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन को। जी। मैं हमारे एक दर्शक हैं ललित मोहन, उनकी बात को ही जोड़ना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पॉलिसी वाइज, चाहे राम मंदिर का मामला हो या स्टैंड, इसको लेकर ऐसी दिक्कत पे, और उस पर जो मेरा सवाल था वो यही आ रहा था आपके लिए कि तमाम जो बातें हुई, जो फैसले लिए गए हैं, वो जैसा जदीप सर ने शुरू किया था ना कि अब राम और मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये चर्चा होने लगी है कि आपके पास विरोध का आधार नहीं, आप चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न का विरोध नहीं कर सकते, आप स्वामीनाथन के, पीवी नरसिम्हा राव के उस कॉन्ट्रीब्यूशन का, तो अब वो फैसले ऐसे हो गए जिस पर विरोध करना भी बहुत मुश्किल है, तो वो स्पेस और कम नहीं होता जा रहा। नहीं, निश्चित रूप से फैसले, जैसे अभी रामगोपाल जी ने एक प्रश्न किया कि इनको भारत रत्न नहीं दिया जाता तो क्या मोदी चुनाव हार जाते। चुनाव मोदी नहीं हारते, लेकिन एक इमारत को और पक्का कैसे किया जाए, ये पुख्ता करने की बात है। नीतीश कुमार को लेने का मतलब क्या है, नो स्टोन अनटर्न। जयंत चौधरी को लेने, सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के बिना भी भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर चुकी है 2019 में भी और 2022 में भी। ये सारी जाट बेल्ट की सीटें, आप मुजफ्फरनगर चौधरी साहब खुद हार गए, अजीत सिंह हार गए चुनाव अपना, जयंत हार गए चुनाव, जयंत हारे। तो इस विधानसभा में तो माना जा रहा था कि किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव नहीं रहा, तो वो बीजेपी की दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक मैसेज देना 370 पहुंचना कि 370 पहुंचने के लिए, और एक से 370 तो भाई जयंत चौधरी को ना भी लेते तभी वो यहाँ की सीटें तो जीते ही हुए हैं। एक संदेश पूरा देना कि भाई जो है कि अब सामने कोई है नहीं, जो सामने थे वो निपट गए। एक तो ये नरसिम्हा राव पर मैं कह रहा हूँ, बड़ा मतलब विडम्बना है ये, और बड़ी दिलचस्प विडम्बना है कि नरसिम्हा राव जो जिस आर्थिक सुधार की आज हम सब तारीफ कर रहे हैं, हम सब लोग जो है आज ताली बजा रहे हैं, जिस वक्त नरसिम्हा राव आर्थिक सुधार ला रहे थे, डैंकल प्रस्ताव और गेट वाला, सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा था, जरा देखिए। नहीं, वो तो पूरा स्वदेशी आंदोलन नासिक स्वयंसेवक संघ ने चलाया, भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही थी उसके विरोध में, और दूसरा लेफ्ट वाले कर रहे थे, और तीसरा हमारे सोशलिस्ट बंधु कर रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल था वैचारिक रूप से। भारतीय मजदूर संघ का विरोध तो समझे, सबसे ज्यादा नरसिम्हा राव पर जो है हमले किए गए इस बात को लेकर, देश बेच दिया, मल्टीनेशनल, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब इतनी मल्टीनेशनल आ जाएंगी, बर्बाद हो जाएगा मुल्क, ये हो जाएगा। लेकिन आज हम सब गदगद हैं उसको लेकर के, उन सुधारों को लेकर के। तो इस दृष्टि से नरसिम्हा राव बहुत विजनरी थे, ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। एक मैं जो विनोद जी ने कहा, एक्चुअली मैं वही कहने जा रहा था, बहुत अच्छा किया इन्होंने याद दिला दिया, मैं अक्सर भूल भी जाता हूँ। दूसरा जो आप लोग ये कह रहे थे कि मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने याद दिलाया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मोदी जी का काम करने का तरीका बहुत कुछ हद तक कारपोरेट, जैसे कहा है ना कंपनी को कैसे बढ़ाएं, ऐसे देश का भी होता है, उससे मिलता जुलता है। एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। मैं एक किसी भी एक जगह पे था, तो वहाँ पे ये हो रहा था कि आपको मार्केट को कैसे कैप्चर करना है, आपको आप नंबर 1 पोजीशन कैसे बनाए रख सकते हैं अपनी, का आप नंबर 1 रहें। तो उन्होंने एक तरीका कहा
कि जो विज्ञापन देने आपके पास आता है, तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपने विज्ञापन का रेट इतना काफ़ी बढ़ा दो। तो लोग वहाँ पे जो बैठे हुए थे तमाम लोग कहे कि बढ़ा देंगे तो कोई आएगा नहीं। बोले आप नंबर 1 है ना, आप बढ़ा दोगे तो भी आएंगे, आप बढ़ा दो। तो बाद में एक डायरेक्टर ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बढ़ा दो। उन्होंने कहा देखो, इतना बढ़ा दो कि जब उसके पास जो माली हैसियत है वो आए और उसके पॉकेट में वापस जाने के लिए इतना ही बचे कि वो रिक्शा पकड़े और घर चला जाए। नहीं तो इस शहर की 4 दुकानों पर दौड़ेगा कि 20 रुपया वहाँ दे के आया हूँ, 10 रुपया आप और ले लो, 10 रुपया आप और ले लो। मोदी उस तरह चलते हैं कि विरोध की या विरोध कोई करता रहे, बट सीट जो है ना, गुंजाइश जैसा इन्होंने कहा है ना कि कुछ बचे ही नहीं, इतना निचोड़ लो जैसा मैंने कहा। आज उसकी स्थिति भी है। वो बीजेपी एक ऐसा चुंबक है जिसको छोटी छोटी रचकारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वे रचकारियाँ आके उससे चिपकेंगी ही, क्योंकि उनको भी अपना भविष्य देखना है, कहीं कुछ नहीं है। अगर पैरेलल जैसे मैंने कहा, अगर आज भी इंडिया में चैनलों पर, अखबारों में ये होता कि मोदी को हटाने की संभावना है या आशंका, जो भी कहिए, जिस भी विचारधारा के हों, तो कहीं न कहीं से उनके एक दुविधा होती, इधर जाएं या उधर जाएं। वो दुविधा जब खुद उनके विपक्ष ने ही खत्म कर दी है, जब इस बात पर आ गए हैं कि 67, ये जो 67 कह रहे हैं बढ़ जाएगी, उसको 67 नहीं होने देना है। मतलब मोदी आ रहा है, लेकिन अब लड़ाई 67 की है कि 303 से 67 न जाने पाए। ये जो टर्निंग पॉइंट 370 किया, ये 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, जहां से जब लोग कहते थे विधानसभा चुनाव का असर नहीं पड़ता लोकसभा चुनाव पे, तो ये असर पड़ता है। ठीक है। अगर यही चुनाव कांग्रेस जीती होती तो अभी स्थिति दूसरी होती, तब तो ये टर्निंग पॉइंट विधानसभा चुनाव था। ठीक है, और मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें इस पूरी चर्चा में आ गई हैं, काफी सारी ऐसी चीजें जिस पर बात हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है, पूरी चर्चा भारत रत्न से शुरू की, राज्यों में होने वाले प्रभाव पर बात आई, विपक्ष की बात आई, लेकिन जैसा शुरू में हमने कहा था, आज कुछ नाम आए हैं, आपके भी नाम इस शो का हिस्सा बन सकें, उस पर बात हो। इसलिए जरूरी है कि आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार हमारे बीच में रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, और साथ में अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।